A very refreshing morning to and all. I, Arjun Kumar, again here for teaching you mathematics for class 12. We have discussed in our previous lecture exercise 4.5, which was based on inverse of a matrix. Now we will start exercise 4.6, which is based on solution of system of equations by matrix method. Clear? So firstly we will learn कि how will we find the solution of linear equations in two variable by matrix method, है ना. तो solution of any system can be determined if system is consistent only. ठीक है ना. अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तभी उसका सॉल्यूशन डिफाइन किया जा सकता है, सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है. इफ सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट देन वी कांट फाइंड द सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम. अब बेटा एक सिस्टम हम लेते हैं और सिस्टम को चेक करते हैं कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा. उसके लिए हम आपको कंडीशंस बताने जा रहे हैं. देखिए सबसे शुरू में कंडीशन देखिए. व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन द सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट एंड व्हेन द सिस्टम विल नॉट बी कंसिस्टेंट, है ना. इट मीन्स इनकंसिस्टेंट कब होगा और कंसिस्टेंट कब होगा. देखिए बेटा सपोज करिए आपको एक सिस्टम दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3. एक सिस्टम आपको इक्वेशंस का दिया हुआ है और आपसे कह दिया कि सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, या आपसे ये कह दिया जाए कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, इनकी कंसिस्टेंसी चेक करिए. तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, कैसे इस सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, और फिर सिस्टम को कैसे चेक करते हैं कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. तो देखिए बेटा फर्स्टली दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन एज इन मैट्रिक्स फॉर्म. ये जो आपका सिस्टम है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, देखिए दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन एज इन मैट्रिक्स फॉर्म. सबसे पहले एक मैट्रिक्स A, देन मैट्रिक्स X और देन मैट्रिक्स B. ये जो आपके RHS में D1, D2, D3 हैं ये तो RHS में आ जाएंगे D1, D2, D3. ठीक है बेटा. ये जो X, Y, Z तीनों में आ रहे हैं ये इस मैट्रिक्स में आ जाएंगे X, Y, Z. ठीक है. और ये जो कॉफिशिएंट्स हैं इन कॉफिशिएंट से एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे. अगर 3 इक्वेशंस हैं 3 वेरिएबल में तो आपका 3/3 का मैट्रिक्स फॉर्म होगा, और अगर 2 इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल में तब आपका 2/2 का मैट्रिक्स फॉर्म होगा. अब देखिए बेटा यहाँ पर 3 इक्वेशंस हैं तो 3/3 का मैट्रिक्स फॉर्म होगा. कैसे मैट्रिक्स फॉर्म होना है, a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a2 b2 c2, then a3 b3 c3, a3 b3 and c3. This matrix is A, this is X and this is B. लेट कर लेंगे बेटा इस मैट्रिक्स को A, इस मैट्रिक्स को X और इसको B. तो X इक्वल टू B की फॉर्म हो गई है. क्लियर है. अब हम यहाँ पर देखिए मैं लिख दूँ यहाँ पर X इक्वल टू A इनवर्स B. इसको इधर ले जाएंगे या A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, यहाँ A इनवर्स से और यहाँ इनवर्स से, तो A इनवर्स I हो जाएगा, X बचेगा और इधर A इनवर्स B हो जाएगा. अब देखिए बेटा ये सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम कैन बी डिटरमाइंड. कब फाइंड किया जा सकता है सॉल्यूशन, जब A इनवर्स डिफाइंड हो, A इनवर्स को कैलकुलेट किया जा सके. और A इनवर्स को कैलकुलेट कब किया जा सकता है, जब आपका A इनवर्स का फॉर्मूला होता है, हमने कल पढ़ा था बेटा, A इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A. ये फॉर्मूला हम कल पढ़ते आए हैं कि A इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है. अगर डिटरमिनेंट ऑफ A 0 नहीं है तब A इनवर्स कैलकुलेट किया जा सकता है और आपका सिस्टम कंसिस्टेंट होगा.
है ना। लेकिन अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तो ए इनवर्स कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा। उसके लिए मैं कंडीशंस बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए ये आ गया, फर्स्टली फाइंड ए डिटरमिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तब आपका सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। देन सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, सिस्टम आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। और अगर बाय चांस इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0, अगर आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए बाय चांस 0 आ जाए, तब बेटा हमें आगे थोड़ी वर्किंग और करनी पड़ेगी ये चेक करने के लिए कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट। तो क्या वर्किंग करेंगे, देखिए इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 देन फाइंड एडजॉइंट ए। क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ए। ठीक, एडजॉइंट ए फाइंड करने के बाद उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे बी से। बी मैट्रिक्स कौन सा है, ये जो दिया हुआ है। एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ए की बी से मल्टीप्लाई करेंगे। इफ एडजॉइंट ए इंटू बी इज 0, if adjoint A into B is 0, then system is also consistent. Then system is consistent, है ना। if ये adjoint A into B is not equal to 0, then सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी आपका 0 नहीं आ रहा है तब आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको 3 पॉइंट यहाँ पर क्लियर कराए। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्टली फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। If determinant of A is not equal to 0, then system is consistent. Consistent होगा और उसका solution find किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका determinant of A 0 आ जाए तब आपको क्या करना है, adjoint A find करना है। adjoint A find कैसे करते हैं, कल की वीडियो में लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने कंप्लीट किया था कि कैसे हम माइनस को फैक्टर्स की हेल्प से adjoint फाइंड करते हैं। adjoint A फाइंड करेंगे, adjoint A फाइंड करने के बाद उसकी B से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 है देन सिस्टम विल ऑल्सो बी कंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट। क्लियर है बेटा, ये हमने आपको 3 पॉइंट क्लियर कराए। बस ध्यान रखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम कैन बी डिटरमाइंड ओनली एंड ओनली व्हेन ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं है तभी सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। जैसा कि आपने क्लास 10th में पढ़ी होंगी, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स में 3 कंडीशन थी, एक यूनिक सॉल्यूशन की, एक नो सॉल्यूशन की और एक आपकी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन की। तो यही समझ लें, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है ना, लेकिन सॉल्यूशन वहाँ पर भी फाइंड करते थे सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन में, और यहाँ भी फाइंड करेंगे सिर्फ इस कंडीशन में व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, इतना तो हमने आपको एग्जामिन कराया, ये बताया कि सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। अब बेटा हम बात करते हैं कि अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, है ना। उसको करने से पहले आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 6 दिए हुए हैं कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये हम चेक कर लें पहले, ये क्वेश्चन लेकर के एक क्वेश्चन लेते हैं इनमें से ही। क्वेश्चन नंबर 4 ले लें। देखिए 4th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इक्वेशंस दी हुई हैं और उन इक्वेशंस की हेल्प से हमें क्या करना है, सिस्टम की कंसिस्टेंसी एग्जामिन करनी है। तो देखिए बेटा क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इज गिवन बाई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। क्लियर है। इक्वेशन सेकेंड इज 2x प्लस 3y प्लस 2z, 2x प्लस 3y प्लस 2z
इक्वल टू 2, ठीक है, और ax प्लस ए वाई प्लस 2az, ax प्लस ए वाई प्लस 2az इक्वल टू 4। ये सिस्टम आपको दिया हुआ है और इस सिस्टम में एग्जामिन करनी है कंसिस्टेंसी। तो कैसे करते हैं देखिए, पहले इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है वो लिखेंगे पहले। एक मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स एक्स और एक मैट्रिक्स बी। देखिए इधर तो 1 2 4 आ जाएगा, 1 2 4। यहाँ पर आपका एक्स वाई जेड आ जाएगा, एक्स वाई जेड, और यहाँ पर आपका 1 1 1 2 3 2 ए 2 ए 2 ए, ठीक है। ये हो गया ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म होगी बेटे, ठीक है, ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म। तो x की वैल्यू होगी ए इनवर्स बी। आप ये करना चाहे कर लें इसको, वरना तो इसी लाइन को x इक्वल टू बी को इक्वेशन लेट कर लें। अब क्या फाइंड करेंगे, फर्स्टली वी विल फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, 1 1 1 2 3 2 एंड ए 2 ए 2 ए। देखिए बेटा फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, क्या आएगा देखिए 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 6a माइनस 2a माइनस 1, फर्स्ट रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, 4a माइनस 2a प्लस 1, ये फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 2a माइनस 3a, ठीक है, 6a माइनस 2a 4a, ये 2a रह जाएगा और प्लस माइनस a। कितना आंसर आया, a, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर a 0 नहीं है बेटा, a 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 होगी तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी लास्ट वाली। तो a 0 नहीं है तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, है ना, और कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a इज़ नॉट 0, और डिटरमिनेंट ऑफ a इज़ नॉट 0 तो सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट। तो दिस इम्प्लाइज दैट सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ठीक है बेटा। बाई चांस आपका 0 आ जाए तो मैंने आपको बताया इसके माइनस फाइंड करने हैं, कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं इजीली आप, उसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है b से। अगर वो 0 आ जाए तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर है ना बेटा। तो ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्लियर है। नाउ कम टू द टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस का जो सिस्टम आपको दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, बाई मैट्रिक्स मेथड, उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 to 14 सब में ये दिया हुआ है। तो एक 3/3 का क्वेश्चन ले रहे हैं हम, 2/2 का तो छोटा सा मैट्रिक्स बनेगा, उसको इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं आप। क्लियर है ना बेटा। तो एक 3/3 का क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं यहाँ से, कोई सा भी क्वेश्चन ले लें बेटा। ये क्लियर हो गया ना। अब देखिए आपका एक सिस्टम लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं बाय मैट्रिक्स मेथड। कैसे सॉल्व करना है देखिए। उसको सॉल्व करने के लिए सबसे शुरू में जो आपका सिस्टम है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मैट्रिक्स फॉर्म में। ये जो आपका सिस्टम दिया हुआ है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले एक सिस्टम ले लें। क्वेश्चन नंबर 13 ले लिया बेटा मैंने। सारे क्वेश्चन में सॉल्यूशन ही फाइंड करना है, तो सारे क्वेश्चन में प्रोसेसिंग वही रहेगी, सेम वर्किंग रहेगी जो हम आपको इस क्वेश्चन में करा रहे हैं। क्लियर है ना। तो 13 में 2x प्लस 3y प्लस 3z, 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5। आगे आपको दिया हुआ है बेटा x माइनस वाई, x माइनस 2y प्लस z
इक्वल टू -4, और लास्ट इक्वेशन दी हुई है 3x - y - 2z, 3x - y - 2z इक्वल टू 3। इक्वेशन ध्यान से चेक कर लें, इक्वेशन में कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 2x 3y 3z 5 है आपका। उसके बाद बेटा x - 2y + z -4 है, x - 2y + z -4 है, और लास्ट में 3x - y - 2z, 3x - y - 2z की वैल्यू 3 है। ठीक है, ये आपको सिस्टम दिया हुआ है और इस सिस्टम में क्या करना है, सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड। तो इनको सिंपली तो सॉल्व कर सकते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व किए वैसे ही इनको भी सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन बेटा मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या वर्किंग रहेगी वो देखिए अब कैसे करते हैं। फर्स्टली दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज, this system of equations can be written as in matrix form। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, देखिए सबसे शुरू में मैट्रिक्स A, देन मैट्रिक्स X और देन मैट्रिक्स B। क्या X तो x y z हो जाएगा और जो 5 - 4 3 है वो इधर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 2 3 3 1 - 2 1 3 - 1 2। ठीक है बेटा, ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमने ले लिया है 2 3 3। अब देखिए ये a x इक्वल टू b है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा a इनवर्स b। तो बेटा क्या करेंगे, a इनवर्स फाइंड करेंगे। a इनवर्स फाइंड करना हमने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था। कैसे फाइंड करते हैं, सबसे शुरू में a लेंगे और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a 2 3 3 1 - 2 1 3 - 1 - 2। एक्सपेंड कर रहे हैं इसको अलॉन्ग फर्स्ट रो। तो बेटा देखिए कैसे एक्सपेंड करते हैं, 2 फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 4 + 1 -3 फर्स्ट रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, -2 -3। ठीक है, +3 फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, -1 + 6 कितना आ गया देखिए 2 × 5 -3 × -6 +3 × 5। अब देखिए 10 + 18 + 15। एक बार और चेक कर लेता हूँ बेटा मैं इसको, क्वेश्चन को, कभी मैंने शायद क्वेश्चन गलत नोट कर लिया हो। 2x 3y 3z = 5, 2x 3y 3z = 5, x - 2y + z = -4, x - 2y + z = -4, और 3x - y - 2z = 3, 3x - y - 2z = 3। अब देखते हैं 2 3 3 1 - 2 1 और 3 - 1 - 2। एक बार डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं। इसके लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 + 1 5 -3, इसके लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, -2 -3 +3, इसके लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, -1 + 6। ठीक है बेटा, तो कितना आया ये आपका आ गया है 10 - प्लस 18 और +15, 10 15 ये आपका 43 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो 0 नहीं है। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a इज़ नॉट 0, तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, मतलब सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड, क्योंकि इसी कंडीशन में सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, बाकी किसी कंडीशन में सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो बेटा आएंगे अब a इनवर्स फाइंड करेंगे। a इनवर्स फाइंड करने के लिए माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट एंड देन a इनवर्स। तो माइनर्स ना निकाल के डायरेक्टली कोफैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि कोफैक्टर ही फाइंड कर ले, उसी की रिक्वायरमेंट होती है एडजॉइंट के लिए। तो कोफैक्टर्स ऑफ a, a11, a12,
A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखिए बेटा यहाँ पर इसके लिए ये कैंसिल 4 + 1 5 आ जाएगा। पहले साइन लगा लें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, साइन लगा लेंगे बेटा पहले। अब रखेंगे कितना आएगा, 4 + 1 5। इसके लिए ये कैंसिल -2 -3 -5। थर्ड एलिमेंट के लिए ये कैंसिल -1 + 6 5। ये बेटा ये जो आपने एलिमेंट उठाए हैं वो यहाँ से उठा करके भी रख सकते हैं, 5 -6 और 5, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट रो के अलॉन्ग हमने एक्सपेंड करके इनके माइनस ही फाइंड किए थे हमने। अब सेकंड रो के अलॉन्ग फाइंड करने पड़ेंगे, थर्ड रो के अलॉन्ग भी फाइंड करने पड़ेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, 1 के लिए रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, -6 + 3 -6 + 3 -3। इसके लिए ये कैंसिल -4 -9 -13। इसके लिए ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, -2 -9 -11। आगे पहुंचे, इसके लिए थर्ड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 3 + 6 9। इसके लिए थर्ड रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, 2 -3 -1। और लास्ट एलिमेंट के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, -4 -3 -7। ठीक, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे बेटा। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 -13 11 9 1 और -7। ये आ गया। तो बेटा एडजॉइंट ए के लिए फॉर्मूला होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका एडजॉइंट ए आ जाएगा। कितना होगा, 5 5 5 3 -13 1 3 -13 11 9 1 -7। ठीक है बेटा, एडजॉइंट आ गया। ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो ए इनवर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए 43 था, इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7। ठीक है बेटा। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं, क्या हो जाएगा, x = ए इनवर्स और b। डी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ये 5 -4 3। अब देखते हैं 1/43 25 -12 + 27 25 -12 + 27 25 + 52 + 3 25 -44 -21। ठीक है बेटा, देखते हैं कितना आता है। 1/43 25 27 52 40 आ जाएगा। यहाँ चेक करते हैं 55 20 80 आ जाएगा। यहाँ चेक करते हैं
ये हो जाएगा बेटा आपका 65 माइनस 25 माइनस 40। ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर लें बेटा, इसको एक बार चेक कर लें, क्योंकि अपॉन में आ रहा है, शायद ये 40 आना चाहिए, या तो कितना होगा एक बार और देख लें। ये आपका था 2 3 3 1 माइनस 2 1 3 माइनस 1 माइनस 2। इसको चेक कर लेते हैं एक बार और, कितना आएगा 2, ये कैंसिल ये कैंसिल, 4 प्लस 1 माइनस 3, ये कैंसिल ये कैंसिल, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 आएगा बेटा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रही थी, ये बेटा 15 हो जाएगा। कौन सा वाला, ये लास्ट का तो 15 रहेगा ही, ये भी 15 हो जाएगा, है ना। और ये आएगा आपका 40। ठीक है, ये 40 आया है आपका। तो यहाँ पर बेटा 43 ना रख करके 40 रखेंगे। क्या रखा जाएगा 40। तो हमने 40 रख दिया। 40 रखने से क्या हुआ देखिए, सबके अपॉन में अलग अलग कर दें, 40/40, 80/40 और माइनस 40/40। तो ये 1 2 -1 है ना। तो x y z की वैल्यू आ गई बेटा। ये मैट्रिक्स जो था x y z था, यहाँ लिख भी सकते हैं x y z। तो सो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू -1। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। एक बार और समझेंगे बेटा, क्या हमने बताया आपको, कोई भी सिस्टम आपको दिया हुआ है, उस सिस्टम से क्या करेंगे, उसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना। RHS में एक मैट्रिक्स बन जाएगा x y z के लिए सेकंड मैट्रिक्स, और ये जो कॉफिशिएंट्स हैं उनके लिए एक मैट्रिक्स अलग से लिखेंगे A। तो AX इक्वल टू B की फॉर्म में x इक्वल टू A इनवर्स B हो जाएगा, है ना। इसको इधर ले जाएं या A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में। अब A इनवर्स फाइंड करना है, A इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे शुरू में डिटरमिनेंट ऑफ A फाइंड करना पड़ता है। वो कैलकुलेट किया, दिस इज 40 नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 है तो बेटा क्या करेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद मैट्रिक्स बनाएंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका जो ट्रांसपोज होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का, वो आपका एडजॉइंटी कहलाता है। ठीक है बेटा, अब ये आपका एडजॉइंटी आ गया है। A इनवर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंटी। वो रख दिया हमने, आपका A इनवर्स कैलकुलेट कर लिया। A इनवर्स फाइंड होने के बाद हमें x निकालना है, तो यहाँ से ये जो आपका इक्वेशन है इसमें A इनवर्स की वैल्यू रख देंगे। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू A इनवर्स B। A इनवर्स और B इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इससे डिवाइड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A से, जो आपकी वैल्यूज़ आएंगी वो x y z की वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्लियर है बेटा। तो ये आपका टोटल प्रोसीजर था इक्वेशंस सॉल्व करने का बाय मैट्रिक्स मेथड, है ना। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो आपकी लीनियर इक्वेशन है इन 3 वेरिएबल्स, उसको सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स मेथड से ये वर्किंग रहेगी आपकी। क्लियर है। ये बेटा क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। 15 को ज़रा गौर से देखेंगे क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सबसे शुरू में एक मैट्रिक्स दे दिया और आपसे कहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स ऐसे आप यहाँ से यहाँ तक फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आगे क्या रखा है कि यूजिंग दिस A इनवर्स फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। जो आपका सिस्टम दिया हुआ है उस सिस्टम को अगर आप देखें, उसको जब इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा वही मैट्रिक्स बनेगा जो क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है, A बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे x इक्वल टू A इनवर्स B, और A इनवर्स हमने कैलकुलेट कर लिया है पहले ही, उसको रखेंगे यहाँ पर और ये वर्किंग कर देंगे। मतलब कहने का ये है, क्वेश्चन यही है, स्टेप्स आगे पीछे हो गए हैं। कैसे, सबसे शुरू में यहाँ से करना है आपको, A इनवर्स निकाल देंगे यहाँ तक, उसके बाद सेकेंड स्टेप में यहाँ से यहाँ तक की वर्किंग करनी है, और फिर थर्ड स्टेप में ये लास्ट की वर्किंग करनी है। क्लियर है ना बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको लैंग्वेज दी हुई है। तो फर्स्टली वी विल कन्वर्ट दिस लैंग्वेज इनटू इक्वेशंस एंड देन वी विल सॉल्व द इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो कैसे करते हैं देखिए, पहले पढ़ते हैं इसको, इसकी रीडिंग करते हैं अच्छे से क्या लिखा हुआ है। देखिए बेटा ध्यान से देखेंगे,
क्वेश्चन में लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat and 2 kg of rice is ₹60 and cost of 4 kg wheat, 6 kg rice and cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg of rice is this, और आगे भी कॉस्ट दे रखी है इनकी। तो बेटा 3 इसमें आपके चीज़ें हैं, 3 क्वांटिटी हैं क्या, ऑनियन, व्हीट एंड राइस, है ना। 3 चीज़ें दे रखी हैं, उनके कुछ किलोग्राम की कॉस्ट दी हुई है, उनका टोटल दिया हुआ है रुपीज़ में। तो आप सबसे शुरू में लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ, सबसे शुरू में क्या है बेटा, ऑनियन। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ऑनियन बी ₹X, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ wheat बी ₹Y एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस इज बी ₹Z। पहले ये लैंग्वेज लिखेंगे आप 16 क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 16, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन बी ₹X, कितना लेट कर लिया, X, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat बी ₹Y and the cost of 1 kg rice बी ₹Z। लेट कर लिया। अब इक्वेशंस फॉर्म करने जा रहे हैं। देखिए 1 kg ऑफ ऑनियन की कॉस्ट ₹X है, तो 4 kg ऑफ ऑनियन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4X। ऐसे ही 1 kg वीट की कॉस्ट ₹Y है, तो 3 kg कितनी हो जाएगी, 3Y। सिमिलरली फॉर राइस, cost of 1 kg of rice is ₹Z, then the cost of 2 kg of rice will be 2Z. Then equation will be converted into 4x plus 3y plus 2z equals to 60. According to the question, 4x plus 3y plus 2z, total इतना अमाउंट आ गया 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat and 2 kg राइस का, but it is given in the question as 60. Second equation, 2 kg onion, it means 2x, 4 kg wheat, 4y and 6 kg rice, 6z. 2x plus 4y plus 6z equal to 90. 2x plus 4y plus 6z equal to 90. और थर्ड इक्वेशन कैसे बनेगी बेटा, 6x plus 2y plus 3z, 6x plus 2y plus 3z equal to 70. इक्वेशंस आ गई हैं आपके पास। अब इनको सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड, जैसे हमने अभी भी क्वेश्चन किया है ये। और सॉल्व करने के बाद जो x, y, z की वैल्यू आएंगी लास्ट में आंसर में लिखेंगे। सो द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ऑनियन बी ₹इज उतना, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट इज ₹इज इतना, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस इज ₹इज इतना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट हो जाती है। आप आएंगे बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज में, जो इसकी मिक्स एक्सरसाइज है, क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें भी। उसमें मैं बता दूं आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने हैं इसमें से। ठीक है, तो इसमें अगर सिंपल एक्सपेंडिंग है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल एक्सपेंडिंग से आंसर आ गया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसमें। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट पर बेस्ड है, प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी, इनको छोड़ दें। उसके बाद 7th क्वेश्चन आप कर सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन एंड देन 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं और ये करना है लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। बस ये 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं इसमें से। इन 4 क्वेश्चंस को कर लें, बाकी आप इसमें छोड़ दें, क्योंकि ये रिमेनिंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट। क्लियर है बेटा? ये सारे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट एक्सपेंडिंग का है, एक क्वेश्चन में ए इनवर्स बी इनवर्स वाला क्वेश्चन है, प्रूव करना है, एक एडजॉइन का क्वेश्चन है, और एक आपका सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का है। 1/x 1/y 1/z आ रहा है, तो उसमें जो x मैट्रिक्स बनेगा वो 1/x 1/y 1/z बन जाएगा। बाकी a मैट्रिक्स सिंपल होगा और आपका b मैट्रिक्स सिंपल होगा। तो इन्वर्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट में जो वैल्यूज़ आएंगी उनका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो बेटा इस तरीके से हमारी चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर मिलेगा आपको वो आपका चैप्टर 5 से रिलेटेड होगा। इट मीन्स कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है बेटा? तो तब तक आप लोग ये कंप्लीट कर लेंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आपके स्कूल भी शायद ओपन हो जाएं
क्योंकि 16 अगस्त से आपके स्कूल ओपन हो रहे हैं, जैसे कि हमारे सीएम योगी जी ने ऑर्डर दिया है। ठीक है, स्कूल खुलते हैं तो स्कूल में कराया जाएगा, और अगर नहीं खुलते हैं तो आपका ऑनलाइन तो चल ही रहा है अच्छे से, तो ऑनलाइन में ही आपका फ़िलहाल तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया जाएगा, चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। टिल देन, थैंक यू।